विनोद जी नमस्कार। नमस्कार राजेश जी। मित्रों, ये थ्रू लिटरेरी लेंस का एक नया एपिसोड, नया लेकिन पुराना। आप कहेंगे क्यों पुराना? ये पिछले एपिसोड में विनोद जी आप प्रियमवत जी की बात कर रहे थे। जी, प्रियवंत जो हिंदी साहित्य का जाना माना नाम है जी। और प्रियवंत जी की कहानियाँ कुछ खास लोगों के लिए होती हैं। शायद आम पाठक उनकी आत्मा तक बड़ी मुश्किल से पहुंचता है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कि इनिशिएटेड रीडर्स रियली इंजॉय प्रियवंत्स फिक्शन। प्रियमवत जो लिखते हैं कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक छवि गहरे कहीं उतरता है, मन की गहराइयों में उतर के लिखते हैं। और वो ऐसी बातें होती हैं कि कभी कभी आम पाठक थोड़ा हकबका भी रह जाता है, क्योंकि वो लीक से हट कर लिखते हैं, गहराई से लिखते हैं और उनका एक अपना चिंतन है। जिस बारीकी से वो जिंदगी को देखते हैं और जिंदगी के भीतर छुपे हुए रंगों को, खुशबुओं को और इतना ही नहीं उस विभत्सा को भी देख पाते हैं और सारी के सारे ये तत्व जो है जिंदगी के वो अपने साहित्य में उंडेलते हैं। और हमने जो बांट रखा है ना जिंदगी को खांचों में जी, वो कहीं ना कहीं वो खांचे एक दूसरे में घुल मिल कर एक समग्रता पैदा करते हैं उनके साहित्य में। और मन की गूढ़ता जो है वो प्रियवंत की कहानियों में कहीं ना कहीं झलकती है, क्योंकि मन हमारा इतना सीधा नहीं है, लीनियर तरीके से नहीं सोचता है। उसमें परत दर परत जटिलताएं होती हैं और इन जटिलताओं को महसूस कर कलमबंद करना प्रियवंत की विशेषता है। बिल्कुल। और ये कहानी जो है पलंग। जी, पलंग। पलंग हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीज है। आप थक हार करके आते हैं तो पलंग पर आराम करते हैं और पलंग इस कहानी का केंद्र बिंदु है। और ये पलंग माँ का एक जीवन चिन्ह बन चुका है, सिंबल ऑफ मदर्स लाइफ जो माँ है कहानी में। जी, और ये लोअर मिडिल क्लास की कहानी है। एक उनको बेटा है, बेटा इन्हें बड़ा है, 30-32 साल के आसपास का होगा, और माँ है। और एक 3 कोने वाले खोली में छोटे से कमरे में वो रहते हैं, जहाँ दीवारों से चीथड़े उतरते रहते हैं, दीवारों का रंग उड़ चुका है। एक कोने में माँ का विशाल पलंग है और कहता है अपनी विशालता से संपूर्ण कमरे को डराता रहता है। ये पलंग आक्रांत करता रहता है। और उसी पलंग पर माँ कभी पिताजी के साथ सोती थी, आज मेरे साथ सोती है। यानी ये पलंग उनके शादी के समय से ही इस कमरे में माँ लाई मौजूद है है उस पलंग को। जी, और माँ रात रात उठ करके पलंग से बातें करती हैं। पलंग तो शायद उनके- अपने बेटे से भी नहीं कर पाती वो बातें, पर पलंग से जुड़ी हुई पलंग पुराने दिन जो है वो जीवित उठते हैं रात में। बिल्कुल, और पलंग उनके अस्तित्व का हिस्सा है। और प्रियवन जी एक जगह बहुत ही सुंदर सेंटेंस कहते हैं कि ये जो पलंग है वो माँ के अस्तित्व की अभिव्यक्ति है। बिल्कुल। ये देखिए कितना अलग दृष्टिकोण है, खास करके आज के ज़माने में जो सिंगल यूज़ ज़माना है आज का। जी, हम चीज़ें यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करके हम फेंक देते हैं, उन चीज़ों से हमारा कोई जुड़ाव नहीं होता। क्योंकि जीवन सिर्फ सोचना और महसूस करना नहीं है, जीवन जुड़ाव का नाम है। वो चाहे व्यक्तियों के साथ हो, चाहे वो चीज़ों के साथ हो। पलंग माँ के जीवन के साथ ग्रो हुआ है, उनके साथ बड़ा है। उस पलंग की भी यात्रा है, जैसे माँ के जीवन की यात्रा है, पलंग की भी यात्रा है। किंतु कहानी का जो केंद्र बिंदु है राजेश जी, वो माँ और बेटे के बीच का जो जी। रिलेशनशिप है, जी जी जी। उसको यदि हम बारीकी से देखें तो कहीं ना कहीं फ्रॉइडियन साइकोलॉजी में वो इडिपस कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। हाँ, पर पहले हम यहाँ स्पष्ट कर दें कि ये एडिपस कॉम्प्लेक्स है क्या। जी, फ्रॉइड जो थे, सिगमंड फ्रॉइड का नाम सभी ने सुना होगा। उनका जो साइको एनालिसिस था, जी, मनोचिकित्सा की जो विधि थी उनकी, उसमें उन्होंने कहा कि हमारे जो माइंड है उसके 3 जनरली भाग होते हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड में सारी इच्छाएं हैं, चाहे वो सेक्स की इच्छा हो, प्लेजर की इच्छा हो, मारने मरने की इच्छा हो, ये वॉयलेंस हो, ये सब इड है। जी, इड चाहता है कि मैं अभी और यहीं संतुष्ट हो जाऊं। जी, जी। सुपर ईगो है हमारी मॉरलिटी, Moral विवेक, principle। संसद, विवेक, बुद्धि जिसको हम कहें। वो समाज से भी आता है, अपने आप से भी आता है, पेरेंट्स से आता है, ऐसे बनता है विवेक, जमीर जिसको कहें। और इन दोनों के बीच सामंजस्य प्रस्थापित करता है ईगो। ईगो इज अ बैलेंसिंग प्रिंसिपल, जो रियलिटी को देखता है और रियलिटी के हिसाब से हमको एडजस्ट करवाता है, कहीं इड को दबाता है, कहीं सुपर ईगो को थोड़ा समझाता है। तो इस तरह से ईगो काम करता है। यह है बुनियादी प्रिंसिपल फ्रॉइड का। अब इसमें आगे होता यह है कि सबसे ज़्यादा जो इंसान जिस चीज़ के लिए चाहना करता है वो है प्लेजर प्रिंसिपल जिसको कहते हैं, आनंद। और आनंदों में भी जो सेक्स का आनंद है, यह शारीरिक सुख है, एरोटिक प्लेजर, केवल संभोग नहीं पर पूरा शरीर सुख जो है
वो बचपन से इंसान को माँ द्वारा मिलता है, अपने पेरेंट्स द्वारा मिलता है, अपने हगिंग, किसिंग, एक दूसरे को टच करना, जी। बड़े होके सेक्स द्वारा मिलता है। तो धीरे धीरे होता क्या है कि बचपन जब पार करके कोई जवानी में आता है तो वो लड़का माँ से दूर होकर के अपनी प्रेमिका और पत्नी में वह सुख ढूंढने का प्रयास करता है। और बहुत सारे लोगों के लिए ये जो प्रक्रिया है वो सहज है कि माँ से पत्नी और प्रेमिका तक जाने की। जी। किंतु कुछ लड़कों में फ्रॉड कहते हैं कि मदर फिक्सेशन हो जाता है, वो माँ के प्रति इतना अटैच्ड हो जाते हैं, हर लड़की में माँ की तस्वीर, माँ का प्रतिबिंब देखने का प्रयास करते हैं। और इस प्रकार का जो एक्सेसिव अटैचमेंट है बिटवीन सन एंड मदर, इट इज नोन एज इडिपस कॉम्प्लेक्स। अब वो जावेद अख्तर ने कहा भी है ना कि ढूंढे महबूबा में माँ को, या हर बिन माँ के बच्चों की फितरत होती है। तो बिन माँ के ही नहीं, पर जहाँ भी मदर रिलेशन, मदर सन रिलेशन में अगर कहीं कोई गांठ है, कुछ अटकाव है, कहीं कुछ है, तो ये फिक्सेशन थोड़ा बढ़ जाता है। जी। और फिर इंसान प्रेमिका में या पत्नी में माँ को ढूंढने लगता है। और वैसे भी यूं भी नॉर्मली भी कई बार माँ जैसी पत्नी चाहे स्वभाव में तो हो, राजेश जी, ढूंढता कहीं ऐसा नहीं है इंसान। कि माइल्ड लेवल पर इडिपस कॉम्प्लेक्स हर लड़के बिल्कुल। में होता है? बिल्कुल, हर एक में कहीं ना कहीं छवि, उसकी झलक तो होती ही है, पर कहीं कहीं ये अति हो जाता है। जाती है। और अब जैसे आपको पता है विनोद जी, साहिर लुधियानवी जी के बारे में ये बात फेमस है। हाँ। कि माँ ने उनकी इतनी पाला था उनको, और बड़े अपने पिताजी से सेपरेशन हो गया था। जी। तो माँ ने पाला था और बड़े होके साहिर को भी मदर फिक्सेशन हो गया था। और हर बात का अप्रूवल माँ से लेने जाते थे। और राजेश, मैंने तो यहाँ भी सुना है कि कहीं भी प्रोग्राम पर जाते तो माँ को साथ लिए जाते थे। बिल्कुल साथ लिए जाते थे। इवन शराब पीते पीते कोई अच्छी बात ध्यान में आती थी तो दोस्तों के महफिल से उठ के माँ के पास जाके, भाई अम्मी मेरे ध्यान में, जहन में ये बात आई है, तो जब तक माँ तारीफ न करे तब तक उन्हें संतोष नहीं। हमारे सुनने वाले समझ गए होंगे कि इडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है। ये ग्रीक राजा का नाम था इडिपस, और अननोइंगली ही मैरिड हिज ओन मदर बाय मिस्टेक, और वहां उस मिथ से ये इडिपस का कॉम्प्लेक्स का नाम आया हुआ है। तो दोस्तों, अब इस कहानी में कैसे आया है ये? तो पलंग कहानी में एक तो ये उम्र से बड़ा होने के बावजूद भी जो बेटा है वो अपने माँ के साथ उसी पलंग पर सोते हैं। यहाँ से इडिपस कॉम्प्लेक्स को दिखाई देता है। और माँ सोते सोते उससे बातें भी करती हैं, उसके सर पर हाथ भी फेरती हैं, उसके हाथों को भी छूती है, और वह भी बड़ी गंभीरता के साथ अपनी माँ की तरफ देखता रहता है। और एक बार माना भी उसने कि केवल यही औरत है जिसने मुझसे प्यार किया है। और माँ को स्वच्छता से भी बड़ा ऑब्सेशन है, सफाई से भी बड़ा ऑब्सेशन है। हर चीज को 2-2, 3-3 बार साफ करती रहती है। इतना ही नहीं, अपने शरीर को भी। और कभी कभी वो अपने उस धुन में बाथरूम से बाहर आ जाती हैं, कोई चीज भूल जाती हैं, और ध्यान भी नहीं रहता, वो एक वस्त्र में आ जाती हैं। और ये बेटे को बड़ी बुरी चीज लगती है, एंजाइटी जनरेट होती है उसमें। एंजाइटी जनरेट होती है और आंखें बंद कर लेता है। ये माँ भी समझ लेती है बात को। और इधर बेटा किसी और एक स्त्री से प्रेम करता है, और वो भी स्त्री से प्रेम करती है, दोनों शादी करना चाहते हैं, किंतु घर के आर्थिक स्थिति की वजह से दूसरा घर खरीदना संभव नहीं है, और इस कमरे में आना संभव है, क्योंकि वह 4 कोने भी नहीं है, 3 कोने हैं। तो पलंग को हटाया नहीं जा सकता। क्योंकि ऐसा माँ नहीं कहती है, लेकिन ये बेटा सोचता है कि पलंग हटाना मतलब एक संपूर्ण माँ के जीवन की धुरी गड़बड़ा जाएगी उससे। ये संवेदना जो है, ये भी बड़ी अनोखी संवेदना है अपने आप में। और कहीं ना कहीं राजेश जी, अवचेतन स्तर पर मुझे ऐसा भी लगता है कि वो पलंग इसलिए भी नहीं हटाना चाहता कि जब तक ये पलंग रहेगा तो माँ के साथ वो सो पाएगा। वो सीधा सीधा स्वीकार नहीं करता, किंतु पलंग हटाने से माँ के जीवन की धुरी गड़बड़ा जाएगी। चाहे वो जस्टिफाई उसको इस तरीके से भी कर रहा है, कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस डिजायर ये भी रही है। और ही इज नॉट रेडी मेंटली टू गेट मैरिड एंड बी एन एडल्ट। अभी भी वो कहीं बच्चा बना हुआ है, माँ की छत्र छाया में है अभी भी। जबकि पावर रिलेशन ठीक उल्टा है। जब एक बार माँ ऐसे ही बाथरूम से बाहर आ जाती हैं, तब फिर ये बड़ा क्रुद्ध हो उठता है और माँ उसके पैरों में गिर पड़ती हैं और बोलती है मुझे क्षमा कर दो। और उस दिन से, जिस प्रकार से ये अचानक घटना होती है, उस दिन से माँ का जो प्रभाव है वो इस लड़के पर कम होता हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल। अब एक दिन वो माँ को कह डालता है कि अब हम शादी करने वाले हैं, और इसका प्रभाव साइकोलॉजिकल डैमेजिंग होता है माँ के हेल्थ पर। ये देखने लायक है राजेश जी। उस दिन से बीमार हुई, बीमार होती चली गई। हालांकि माँ भी कॉन्शियसली चाहती हैं कि वो शादी करे। जब वो अपनी प्रेमिका को घर लाता है तो उसे बड़े पुरखुलूस तरीके से जोश से मिलती हैं, और थोड़ी देर बाद उन्हें अकेला छोड़ के पड़ोसी के घर चली भी जाती हैं, जब तक कि वे अपना मिलन कर लें। तो ये माँ को समझदार हैं, समझती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी अनकॉन्शियसली शायद फिक्स हो गई हैं अपने बेटे पर
कि वहां से हट नहीं पाती। और हो सकता है यहाँ एक ये जो इडिपस कॉम्प्लेक्स क्रिएट हुआ है वो सर्कमस्टेंशियली भी है। सर्कमस्टेंशियल, हाँ, ये कई बार मनोवैज्ञानिक इस चीज को भूल जाते हैं। यहाँ लेखक ने बड़ी अच्छी चीज कही कि ये मनोवैज्ञानिक तो है ही, लेकिन परिस्थिति जन्य भी है। ये जो यहाँ एडिपस से अगर घर बड़ा होता, 2-3 कमरे होते, तो शायद इस प्रकार का इडिपस कॉम्प्लेक्स बढ़ता नहीं कम से कम, बिल्कुल, और वो शादी कर लेता। तो यहाँ ये भी है कि संसाधनों के अभाव में हमारी मनोवृत्तियां प्रखर रूप से कहीं सामने आती हैं, उनको कहीं और जगह नहीं मिलती। अब ये इतनी गहरी जो मनोवैज्ञानिक बातें हैं, प्रियवन जी बहुत ही सहजता के साथ उसको साहित्य में ले आते हैं। मुझे लगता है ये कमाल की बात है प्रियवन जी की। कहीं भी आपको ऐसे निबंधात्मकता नहीं मिलेगी कि ऐसा होता है, वैसा यूं होता है, ऐसी बात नहीं है। कहीं भी कहानी चलती है, घटनाएं चलती हैं। कहानी पर पूरी पकड़ है राइटर की, लेखक की पूरी पकड़ है, शैली पर पकड़ है, जिस प्रकार का शब्दों का चुनाव है, बहुत ही सही मनोवैज्ञानिक बातों को उजागर करने वाले शब्द हैं। और फिर माँ की मृत्यु हो जाती है। जी हाँ, इस कहानी का जो अंतिम अध्याय है वो भी बड़ा रोचक है। जी, फिर वो शादी करते हैं और वहीं और उसी पलंग पर वो दुल्हन सोती लेटते हैं दोनों। और जब वो निर्वस्त्र हो जाती हैं दुल्हन, तो ये जब प्रेमालिंगन की ओर बढ़ते हैं, प्रेम की ओर बढ़ते हैं, तो अचानक ये जो लेखक है या बेटा है ये सिहर उठता है और उसको लगता है कि माँ तो यही है। मतलब राजेश जी, अब इस अपनी पत्नी के रूप में वो माँ देखता है कि माँ उसके जो भावनात्मक तल से कहीं गई नहीं है। मानसिक रूप से अब भी वो किसी भी स्त्री में माँ को ही देखता है। यानी एडिपस कॉम्प्लेक्स तो कंटिन्यू है अभी। ये जो पकड़ है मातृ प्रेम की, कहें इस तरह से निगेटिव पकड़ जो है मातृ प्रेम की, क्योंकि देखिए माँ बेटे का संबंध भी काफी शारीरिक होता है। अगर आप बचपन से लें, इतना शारीरिक होता है, केवल एक शारीरिकता उसमें नहीं होती जो प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के प्रेम में होती है। संभोग की शारीरिकता उसमें नहीं होती, बाकी सारी शारीरिकताएं किसी भी माँ बेटे के प्रेम में होती है। चुंबन आलिंगन होता है, सब कुछ होता है। मैं तो कहूंगा सब कुछ होता है, केवल संभोग को छोड़कर। तो जब संभोग की बात आती है तो इंसान लड़का माँ को नहीं सोच सकता और ना ही लड़की बेटे को सोच सकती है। तो लेकिन ये जो महीन बारीक सी हद है, ये कहीं कहीं प्रॉब्लम बन जाती है। जी, और इससे एक मुझे शेक्सपियरियन लाइन याद आ जाती है जी कि डेड सीजर इज मोर डेंजरस देन लिविंग वन। बिल्कुल, तो डेड मदर इज मोर ग्रिपिंग पावरफुल देन द लिविंग वन। क्योंकि शारीरिक रूप से तो उनकी मृत्यु हो गई है, किंतु मरने के बाद भी माँ यही है, उसी पलंग पर उसे अपने पत्नी के रूप में उसे माँ ही दिखाई देती है। यानी मरने के बावजूद भी माँ का जो माँ के भूत से आजाद नहीं हो पाता। तो he is not able to liberate himself psychologically from the image of mother. The image of mother has percolated into the image of every woman. तो ये जो एक साइकोलॉजिकल गुत्थी है इस कहानी को, और यही जो साइकोलॉजिकल पक्ष है इस कहानी का, मुझे लगता है इस कहानी को बाकी कहानियों से बिल्कुल मुख्तलिफ जुदा करके हमारे सामने प्रस्तुत करता है। विराट जी, ये जो साइकोलॉजिकल गुत्थी है जी, मेरा ये सुझाव है, मैं भी एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते, आप भी एक मनोवैज्ञानिक भी हैं, तो कहीं क्या ऐसा मुमकिन है कि ये साइकोलॉजिकल गुत्थी फिजिकली सुलझाई जाए? फिजिकली से मेरा मतलब है ये जो प्रतीक है पलंग। जी, अगर ऐसा हो कि ये पलंग न रहे माँ के बाद, माँ की निशानी के तौर पे जैसे बाकी सारी चीजें बांध के ऊपर रख दी, जी, पलंग को भी किसी तरह डिस्पोज ऑफ किया जाता। बिल्कुल, अगर वो पलंग को डिस्पोज कर देते जी, तो माँ का जो प्रभाव है निश्चित रूप से कम हो सकता था, साइकोलॉजिकल प्रभाव। किंतु उसने अनकॉन्शियसली ऐसा निर्णय लिया कि पलंग ज्यों का त्यों बना रहेगा और वे भी अपनी सुहाग रात इसी पलंग पर ही मनाएंगे। यानी कहीं ना कहीं मानसिक रूप से ये जो नैरेटर है इस कहानी का, वो माँ के प्रभाव को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो हम जब नई चीज होती है, नई शादी होती है बच्चों की, उनको नई चीजें देते हैं, कभी कभी नया घर देते हैं, तो इसका भी महत्व है। बिल्कुल, इसका महत्व है, इसलिए नया कमरा दिया जाता है। नया पर हमेशा आप ध्यान रखें कि नए मैरिड कपिल को और कुछ नया दिया जाए या न दिया जाए, पलंग नया दिया जाता है। ये आप ध्यान रखिए। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं हमारे मनोविज्ञान से जुड़ी हुई चीजें हैं।
चाहे हमने आजकल उसको सामाजिक या संस्कृति का एक रिवाज के रूप में भी स्वीकार कर लिया हो। तो ये जो बारीकियां हैं जिंदगी की और मनोविज्ञान की, मन की जटिलताओं की, उनको पकड़ करके कहानी बुनना, मैं बोलता हूँ हमारा साधुवाद है प्रिवन जी को। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जिसको कहेंगे ना सोचने वाली कहानी, समझने वाली कहानी, स्तरीय कहानी, साहित्यिक कहानी, अदबी कहानी, मैं जितने भी विश्लेषण लगाऊं वो कम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रिवन जी, आप ऐसी कहानियां लिखते रहें और हम पढ़ने वाले मौजूद हैं, पढ़ते रहेंगे। और श्रोताओं से भी निवेदन है कि प्रिवन जी की कहानियां पढ़ें और अपने सुझाव इस चैनल पर जरूर दें। थ्रू लिटरेरी लेंस इस चैनल के माध्यम से हम अलग अलग रचनाकारों की कृतियों पर चर्चा करते हैं, गुफ्तगू करते हैं श्री राजेश आसुदानी रकीब साहब के साथ, और अपने विचार आप तक पहुंचाते हैं ताकि साहित्य हम सभी के जीवन का एक अभिन्न अंग बन सके। बिल्कुल। नमस्कार। नमस्कार।